तो चलिए हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम की। तो जब हमने डिस्कस किया था कि आप इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर हमने एग्रीकल्चर इनकम को डिस्कस नहीं किया था। बेसिकली इसलिए डिस्कस नहीं किया गया था, एग्रीकल्चर इनकम के केस में एक अलग तरह से जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। जनरली हमने डिस्कस किया कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। आपने भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो जनरली इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्प्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स नहीं लगाया जा सकता था एग्रीकल्चर इनकम पर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था, जो हमने शेड्यूल्स को डिस्कस किया था, तो वहां पर 3 लिस्ट दी गई थी, 3 लिस्ट दी गई थी, जिनमें यूनियन लिस्ट थी जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट थी जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट थी जिस पर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा था कि बेसिकली जो यूनियन लिस्ट थी उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम को नहीं रखा गया था। तो दैट मीन्स एग्रीकल्चर इनकम पर जो है टैक्सेस नहीं लगाए जा सकते बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एज पर एंट्री नंबर 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी इनकम टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एग्रीकल्चर इनकम के अलावा बाकी जितनी आपकी इनकम है उस पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर नहीं है। वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। The power to levy tax on agriculture income has been given to the state government wide entry number 46 of the state list। तो स्टेट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 46 है उसके अंदर पावर दी गई है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को। और ऐसे में सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 के अंदर एग्जम्प किया गया है एग्रीकल्चर इनकम को। तो हमने डिस्कस किया था सेक्शन 10 के अंदर आपकी जो है एग्जम्पशंस दी जाती है, वो इनकम जो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी, और उसके अंदर जो सबसे पहली इनकम आती है वो आती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी भले ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम पर इंक्लूड नहीं की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में एग्रीकल्चर इनकम जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके केस में एग्रीकल्चर इनकम है और वो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन आपके लिए जो है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कुछ अलग तरह से की जाएगी। कुछ अलग तरह से क्यों की जाएगी, एक बार उसको बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाएंगी। तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को कुछ अलग तरह से क्यों रखा गया। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये एक फार्मर है, किसान है, और इनकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। और मान लीजिए पूरे साल भर में ये 4 लाख रुपीस की एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं। इनकी और कोई इनकम नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है। तो गवर्नमेंट इस तरह के जो फार्मर्स हैं इनको टैक्स नहीं लगाना चाहती, इनको जो है टैक्स नहीं लगाना चाहती, क्योंकि ये प्योरली एग्रीकल्चर इनकम पर डिपेंड है, और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो है गवर्नमेंट उन पर टैक्स नहीं लगाती है। लेकिन लेट्स सपोज यहां मिस्टर वाई है, और इनकी जो इनकम है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इनकम जो है वो है मान लीजिए 5 लाख रुपीस, और इस इनकम के साथ उनकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, मान लीजिए 4 लाख रुपीस। तो अब अगर देखा जाए मिस्टर वाई की जो इनकम है वो हो जाती है 9 लाख रुपीस। और ऐसे में अगर एग्रीकल्चर इनकम को कंप्लीटली
एग्जम्प्ट कर दिया गया तो क्या होगा, ये जो इनकम है ये हो जाएगी आपकी एज ए एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट। और ये जो 5 लाख रुपीस की इनकम है, इस पर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि टैक्स आता है 12,500 रुपए, और सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाती है और टैक्स हो जाता है नील। तो अगर देखा जाए मिस्टर वाई की इनकम 9 लाख रुपए है, फिर भी इनको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो गवर्नमेंट बेसिकली इन लोगों से जो है टैक्स लेना चाहती है, और इसीलिए एक पार्शियल इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट रखा गया, जिसके तहत कुछ कैलकुलेशंस की जाएंगी और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है, 5,000 रुपए से ज्यादा है, और आपकी जो अदर इनकम है, अदर इनकम मींस अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, चाहे उसमें सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन है, बिजनेस प्रोफेशन है, अगर वो आपकी जो इनकम है वो आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, एग्जम्पशन लिमिट मींस इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन 3 लाख, वेरी सीनियर सिटीजन 5 लाख, 5 लाख, अगर उससे ज्यादा है तो ऐसे में क्या होगा, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। और अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, दैट मींस एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से कम है, या फिर जो अदर इनकम है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम वो जो है आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो इन दैट सिचुएशन पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बेसिकली उन लोगों से टैक्स लेना चाहती है जिन लोगों की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और साथ में उनकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो ऐसे लोगों से गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है। अब दूसरी बात, अब मान लीजिए इसी केस में मिस्टर वाई की इनकम, अगर जो दूसरी इनकम है मान लीजिए वो 6 लाख रुपीस होती और 4 लाख रुपीस उनकी एग्रीकल्चर इनकम होती, तो अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर इनकम को फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया जाता, तो ऐसे में 4 लाख रुपीस की इनकम पर जो टैक्स होता वो नील होता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एग्रीकल्चर इनकम है और एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10। तो ऐसे में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स हो जाता नील, और 6 लाख रुपीस की इनकम पर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते तो टैक्स आता 32500 अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट्स। 2,50,000 रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 रुपए से 5 लाख रुपए की इनकम पर 12,500 रुपए का टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, और 5 लाख रुपए से ज्यादा जो इनकम है 1 लाख रुपए उस पर 20%, 20,000 रुपए का टैक्स, टोटल टैक्स आ जाता 32,500। यहां पर हम हेल्थ एजुकेशन सेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, उसको 32,500 रुपए का टैक्स जो है पे करना है, जबकि उसकी इनकम 10 लाख रुपए है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख रुपए है, लेकिन गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे लोगों को कम प्रमोट करना चाहती है। रीजन बीइंग, ये कहीं ना कहीं फार्मर्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड है, जिनकी और जो इनकम है वो काफी अच्छी खासी इनकम है। उसके अलावा ये कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं जिनसे इनकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ऐसे लोगों को ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती, इन लोगों से भी टैक्स वसूलना चाहती है, इसलिए पार्शियल इंटीग्रेशन का जो है केस रखा गया। पार्शियल इंटीग्रेशन में आपको करना क्या है, आपको बेसिकली 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और 3 स्टेप्स में आपका जो इनकम टैक्स आ जाता है वो आपका इनकम टैक्स पेबल होगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले आपको जो आपकी टोटल इनकम है इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है, यह मानते हुए कि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। यहां पर अगर मैं बात करूं 6 लाख रुपीस प्लस 4 लाख रुपीस, आपको 10 लाख रुपीस की इनकम पर क्या करना है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए 10 लाख रुपीस की इनकम पर हमारा इनकम टैक्स जो आ जाता है वो आ जाता है 2,50,000 रुपए तक नील। नेक्स्ट
2,50,000 रुपीज पर 12,500, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज पर जो है 1 लाख, तो 1,12,500 रुपए का टैक्स आ जाता है। सेकंड स्टेप जो आपको करना है वो आपको करना है जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 रुपए, प्लस जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज 4 लाख रुपीज, ये आपकी टोटल होगी 6,50,000 रुपीज। तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पर आप टैक्स कैलकुलेट करें, तो इस पर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इस पर टैक्स आ जाता है 2,50,000 रुपए तक जीरो, नेक्स्ट 2,50,000 रुपीज पर 12,500, और नेक्स्ट 1,50,000 रुपीज पर 20% दैट इज 30,000, तो 42,500 रुपए मेरा टैक्स आ जाता है। तो गवर्नमेंट ये कहती है आप 1,12,500 में से 42,500 रुपए लेस कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा टैक्स पेबल। तो यहां पर 70,000 रुपीज का जो टैक्स है वो पे करना है बाय मिस्टर एक्स। अब इस पर हम जो भी सरचार्ज है तो सरचार्ज अप्लाई करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 2,50,000 रुपए तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहते, 2,50,000 रुपए तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहते, और ना ही आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर हम आपसे कोई टैक्स लेना चाहते, ना ही हम आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स लेना नहीं चाहते। तो हम क्या करते हैं 2,50,000 प्लस जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज 4 लाख, ये हो गया आपका 6,50,000। इस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए। ये हम मानेंगे ये टैक्स है आपकी एग्जम्प्ट इनकम पर, एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज जो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है उस पर ये टैक्स है, और उसके अलावा जो टोटल इनकम पर आप टैक्स निकालते हैं वो 1,12,500 है, तो हम उसमें से जो आपकी इनकम एग्जम्प्ट है उसका टैक्स लेस कर देते हैं, तो आपका टैक्स आ जाता है जो आपकी टैक्सेबल इनकम है। अगर आप सीधे तरीके से टैक्स निकालते तो 4 लाख रुपए आप एग्रीकल्चर इनकम में एग्जम्प्ट कर देते और 2,50,000 रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैलकुलेट कर लेते और आपका टैक्स बनता 32,500 रुपए, लेकिन यहां पर आपका टैक्स बन रहा है 70,000 रुपए। यह है पार्शियल इंटीग्रेशन। तो गवर्नमेंट बेसिकली आपको बेनिफिट तो देना चाहती है, लेकिन वो बेनिफिट देना चाहती है सिर्फ जहां पर आप मेनली एग्रीकल्चर इनकम जो है अर्न करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी जो इनकम अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो मान लीजिए 1 लाख रुपीज है और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 11 लाख रुपीज है, ऐसे में आपकी पूरी की पूरी इनकम एग्जम्प्ट है, क्योंकि यहां पर पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन बीइंग आपकी जो इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए और एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा, 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है तो पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा। और पार्शियल इंटीग्रेशन आपका फाइनेंस एक्ट के अंदर ही दिया गया है। फाइनेंस एक्ट जो आपके साथ शेयर किया गया है उसमें आप देखेंगे जहां पर आपको इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बताया गया था, फाइनेंस एक्ट का जो सेक्शन 2 है वहां पर आप देखेंगे सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर यह बात कही गई है कि इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम देयर विल बी पार्शियल इंटीग्रेशन। तो पार्शियल इंटीग्रेशन आप कैसे अप्लाई करेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ फाइनेंस एक्ट, in the case to which paragraph A of part 1 of the first schedule applies, where the SSC has in the previous year any net agriculture income exceeding 5,000 rupees, तो 5,000 रुपए से ज्यादा आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम है इन एडिशन टू द टोटल इनकम, टोटल इनकम से अलग है। और जो आपकी टोटल इनकम है एंड टोटल इनकम exceeds 2,50,000 rupees, then there will be a partial integration। और वो पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे होगा पहले हम उसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, कंप्यूट टैक्स ऑन द टोटल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम कंसीडरिंग इट टू बी द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। तो आपको क्या करना है, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर इनकम है इन दोनों को मिलाने के बाद जो आपकी इनकम आएगी उसको आप टोटल इनकम मान लीजिए और उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए।
हमारे एग्जांपल में एग्रीकल्चर इनकम थी 4 लाख और नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी 6 लाख, तो ये हो जाती है 10 लाख। और उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, एग्जम्पशन लिमिट है प्लस जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। अब एग्जम्पशन लिमिट अगर नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख रुपए होगी, सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए होगी, वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए होगी। तो जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो आप लिमिट लेंगे। तो मान लीजिए 2.5 लाख नॉर्मल इंडिविजुअल है प्लस 4 लाख की जो एग्रीकल्चर इनकम है दैट इज 6.5 लाख। तो इसमें क्या करना है, कंप्यूट टैक्स ऑन एग्जम्पशन लिमिट एंड एग्रीकल्चर इनकम कंसीडरिंग इट टू बी टोटल इनकम। इसको क्या मानते हुए, टोटल। इस पर जो आपको टैक्स निकालोगे आप, वो माना जाएगा ये आपकी एग्जम्प्ट इनकम का टैक्स है। अब क्या करना है, डिडक्ट टैक्स कंप्यूटेड अंडर स्टेप 2 फ्रॉम स्टेप 1। तो स्टेप 1 में जो आपका टैक्स आया उसमें से लेस कर दीजिए जो आपका टैक्स स्टेप 2 में आता है। एंड अप्लाई सरचार्ज इफ एनी, अलाउ रिबेट इफ एनी, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। उसके बाद जो आपका टैक्स आएगा उस पर आपको जो भी नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सरचार्ज पे करना है तो सरचार्ज, अगर उस पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर कोई रिबेट आपको मिल रही है तो वो रिबेट आप अप्लाई करेंगे। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है, पार्शियल इंटीग्रेशन करते हुए आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वो आपको कंसीडर नहीं करना है। तो ऐसे में क्यों, क्योंकि ये स्पेशल इनकम है, इन पर स्पेशल टैक्स रेट ही अप्लाई होगी, इनको आप यहां पर जो है कंसीडर नहीं करें। और अगर एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक है, 5,000 रुपए इससे कम है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है वहां तक है या उससे कम है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों कंडीशन आपको पूरी करनी होगी, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा। और उसके अलावा पार्शियल इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फर्म एंड ए कंपनी। तो इसका मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में ही एप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि पार्शियल इंटीग्रेशन का पर्पज क्या है। पार्शियल इंटीग्रेशन का पर्पज यह है कि जो लोग प्योरली मेनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में है उन पर टैक्स ना लगाया जाए, और जो लोग अदर बिजनेसेस के साथ, अदर इनकम के साथ जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उनसे टैक्स वसूला जाए। इनडायरेक्ट टैक्सिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, द पावर टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम वेस्ट्स इन स्टेट्स। तो स्टेट्स के पास पावर है, लेकिन द पार्लियामेंट हैज आल्सो लेविड ए टैक्स ऑन सच इनकम। वो कैसे लगाया गया, पार्शियल इंटीग्रेशन के जरिए आपको समझ में आ गया हो। तो इस तरह बेसिकली एग्रीकल्चर इनकम के केस में क्या करते हैं, हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मिस्टर एक्स है जिनकी एज क्या है 60 इयर्स, तो दैट मींस हम जो एग्जम्पशन लिमिट कंसीडर करेंगे वो करेंगे 3 लाख रुपीज। इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 5,25,000, एग्रीकल्चर इनकम है इनकी 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 45,000, कैजुअल इनकम है 35,000 एंड उनकी 80C के तहत डिडक्शन है 20,000 रुपए की। हमें क्या करना है, इनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इनकी टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। टोटल इनकम दैट मींस 5 हेड्स के अंदर जो आपकी इनकम आती है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,25,000, यह हम मानते हुए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी दी जा चुकी है, तो यहां पर टोटल इनकम जो है वो 5,25,000 रुपए है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 45,000, शॉर्ट टर्म कैजुअल इनकम है अंडर द हेड अदर सोर्सेज 35,000 रुपीज। तो हमारी टोटल ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 6,05,000 रुपए। एग्रीकल्चर इनकम को आप टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो सेक्शन 10 में एग्जम्प्ट है। यहां पर अगर आप एग्रीकल्चर इनकम दिखाते भी हैं तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे, एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 1 लाख, ये आपकी हो जाती है मिल। तो यहां पर मिल वैल्यू आप जो है ऐड करेंगे। उसके बाद ग्रोस टोटल इनकम में से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U।
तो यहां पर लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। तो 20,000 की डिडक्शन है, हमारे पास नॉर्मल इनकम 20,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिडक्शन हमें अलाउ हो जाएगी। तो यहां पर हम 20,000 रुपए लेस करेंगे, हमारी टोटल इनकम आ जाती है 5,85,000 और हमारी एग्रीकल्चर इनकम है 1 लाख। तो यहां पर आप कंडीशन चेक करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और टोटल इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, जो कि 3 लाख रुपीज है, उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन तो अप्लाई होगा। अब करना क्या है, करना यह है, आप टोटल इनकम के अंदर टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर इस पर क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। टोटल इनकम के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और कैजुअल इनकम को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब टोटल इनकम में से 5,85,000 रुपए में से हम लेस करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कैजुअल इनकम। तो यहां पर 5,85,000 रुपए में से हम जो है 45,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस करेंगे और 35,000 रुपए की कैजुअल इनकम लेस करेंगे। तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है 5,05,000 रुपए प्लस एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब 6,05,000 रुपए पर हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और दूसरा स्टेप क्या होगा, जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट है 3 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज की जो एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं अंडर स्टेप 1। 6,05,000 रुपए पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2 लाख रुपीज पर 5% का टैक्स, दैट इज 10,000 रुपीज। और उसके बाद 1,05,000 रुपए पर 20% का टैक्स, दैट इज 21,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स हो जाता है 31,000 रुपीज। और जो आपकी स्टेप 2 में इनकम है 4 लाख रुपए, उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, और 1 लाख रुपए पर आपको 5% दैट इज 5,000 रुपीज का टैक्स पे करना है। तो अब स्टेप 1 में जो टैक्स आया है उसमें से हम लेस कर देंगे स्टेप 2 में जो टैक्स आ जाता है। तो हमारा टैक्स आ गया 26,000 रुपीज। तो ये 26,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, टैक्स पे करने पड़ेंगे बाय मिस्टर एक्स। अब इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन से अप्लाई करेंगे। हाँ, स्पेशल इनकम है तो स्पेशल इनकम पर स्पेशल टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको पता है 20% का टैक्स पे करना है। तो यहां पर 45,000 रुपए पर 20% का टैक्स पे किया जाएगा 9,000 रुपए, और कैजुअल इनकम पर 30% का टैक्स पे करना है। 35,000 रुपए की इनकम पर 10,500 रुपए का टैक्स आ जाता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111(2)A है तो ऐसे में 10% का टैक्स लगता है ओवर एंड अबव ₹1 लाख। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो कैपिटल गेन है वो अंडर सेक्शन 112 है, तो यहां पर 20% का टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो इस तरह हमारा जो टोटल टैक्स आ जाता है इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम पर जो स्पेशल टैक्स है वो आ जाता है 45,500 रुपीज। इस पर हम अप्लाई करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। रिबेट हमें नहीं मिलेगी, हमारी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है। तो यहां पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे 1820। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 47,320 रुपीज। तो इस तरह आप एग्रीकल्चर इनकम के केस में आप जो है पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और अदर देन एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अदरवाइज आपको पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो अब फाइनेंस एक्ट के अंदर जो वर्डिंग दी गई है वो आप स्टडी कर सकते हैं। द नेट एग्रीकल्चर इनकम shall be taken into account in the manner provided in clause B, that is to say, as if the net agriculture income were comprised in the total income after the first 2,50,000 rupees of the total income, but without being liable to tax. वो कह रहे हैं कि हम एक बार टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगा रहे। दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करेंगे और उस पर क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। द टोटल इनकम एंड द नेट एग्रीकल्चर इनकम शैल बी एग्रीगेटेड, दोनों को क्लब किया जाएगा। कौन सी, टोटल इनकम, कौन, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, एंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स शैल बी डिटरमाइंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीगेटेड इनकम एट द रेट स्पेसिफाइड इन द पैराग्राफ ए। पैराग्राफ ए के अंदर बेसिकली स्लैब रेट्स बताई गई है,
तो इसका मतलब टोटल इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड करो और उस पर टैक्स कैलकुलेट करो। सेकंड, नेट एग्रीकल्चर इनकम शैल बी इंक्रीज्ड बाय ए सम ऑफ ₹2,50,000 in case of normal individual, 3 lakh rupees in case of senior citizen, 5 lakh rupees in case of very senior citizen, and the amount of income tax shall be determined in respect of the net agriculture income so as increased at the rates specified in paragraph A. और उसके बाद the amount of income tax determined in subclause 1 shall be reduced by the amount of income tax determined in subclause 2 and the sum so arrived shall be the income tax in respect of the total income. तो बेसिकली मैंने आपको पर्पस बता दिया है। गवर्नमेंट चाहती है कि हम आपको टैक्स की उतनी ही छूट दें जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट और एग्रीकल्चर इनकम पर बनती है, बाकी पर हम टैक्स वसूल करेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एवरी इंडिविजुअल बीइंग रेजिडेंट इन इंडिया हु इज एज ऑफ 60 years एंड मोर लेस देन 80 years, देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन ऑफ ₹3 lakh, और इन केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन इट इज 5 lakh। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको पार्शियल इंटीग्रेशन अच्छे से समझ में आया हो। अब हम सेकंड बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होती है। जनरली सबको पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, या फिर अगर पार्शियल इंटीग्रेशन भी आप देखेंगे तो उसमें कंपैरेटिवली लोअर टैक्स लगता है। अगर आप देखेंगे 6 लाख प्लस 4 लाख की जो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर 10 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स निकालेंगे तो 1,12,500 रुपए आता है, लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन की वजह से आपको टैक्स देना है 70,000 रुपए, तो 42,500 रुपए का फायदा तो आपका तब भी हो रहा है भले ही आप पार्शियल इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। तो ऐसे में अब बात आई कि एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होगी, क्योंकि सभी चाहेंगे कि वो अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम प्रूव करे और ऐसे में उस पर या तो टैक्स पे ना करे या लोअर टैक्स पे करे। तो ऐसे में हमें यह भी देखना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम इंक्लूड होंगी। बहुत सारी इनकम ऐसी होंगी जो देखने में एग्रीकल्चर इनकम नहीं लगती है, वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएंगी, और बहुत सारी इनकम ऐसी होंगी जो देखने में एग्रीकल्चर इनकम लगती है लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो इसके लिए हम रीड करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाए। चलिए पार्शियल इंटीग्रेशन के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम इंक्लूड की जाएगी। तो सेक्शन 2 क्लोज 1A हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम मींस, यहां पर अगर आप देखेंगे जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो विद द वर्ड मींस स्टार्ट होती है। दैट मींस यहां पर जो लिस्ट दी गई है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है। दैट मींस इनके बियॉन्ड अगर कोई इनकम होगी जो इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो जनरली आप देखते हैं डेफिनेशन इंक्लूसिव भी होती है, जो इंक्लूड्स वर्ड के साथ शुरू होती है, और कुछ डेफिनेशंस एग्जॉस्टिव होती है जो मींस वर्ड के साथ शुरू होती है। तो यहां पर मींस वर्ड का यूज किया गया है। दैट मींस अगर कोई ऐसी इनकम जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज situated in India and is used for agriculture purposes। तो यहां पर दो कंडीशंस रखी गई बेसिकली, जो लैंड होनी चाहिए वो इंडिया में होनी चाहिए और इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये यूज की जाती है। अगर ऐसी कोई लैंड रेंट पर दी जाती है तो ऐसे में टेनेंट के द्वारा जो रेंट पे किया जाएगा इन द हैंड ऑफ द ओनर, वो जो रेंट होगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मान लीजिए मेरे पास 1 एकड़ लैंड है। 1 एकड़ लैंड के अंदर करीबन 4,840 स्क्वायर यार्ड जो है वो लैंड होती है, और ऐसे में अगर मैं इसे रेंट पर देता हूं और ये एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, तो ऐसे में जितना भी रेंट मुझे रिसीव होता है यह मेरी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं माना जाएगा। हम ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेकेंट लैंड होती है, खाली लैंड होती है, जमीन होती है, उसको अगर आप रेंट पर देते हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती। और अगर ये जो लैंड है इंडिया में सिचुएटेड है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, तो ऐसे में जो भी रेंट रिसीव होगा वो
एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, इफ any person has given any agriculture land on rent, rent so received shall be considered as agriculture income and shall be exempt from income tax. For example, Mr. X है जिनके पास 10 एकड़ लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड है, इंडिया के अंदर सिचुएटेड है, विच इज गिवन एट ए रेंट ऑफ रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए के किराए पर उस लैंड को दिया गया है। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम, तो इसे क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब आप लैंड देते हैं तो ऐसे में उस लैंड पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज का होना जरूरी है। अगर आपने लैंड रेंट पर दी है और उस पर बिजनेस किया जाता है, कोई फैक्ट्री रन की जाती है, तो ऐसे में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। अब बहुत बार ऐसा होता है, मान लीजिए ओनर ने जो लैंड है उसको रेंट पर दिया और रेंट के बदले में उसे कुछ अमाउंट के साथ कुछ काइंड्स में, मान लीजिए जिस भी व्यक्ति को किराए पर दिया गया उसने उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से जो भी क्रॉप्स, जो भी फसल बनकर तैयार हुई, कुछ फसल जो है वो रेंट के तौर पर दे दी गई। तो मान लीजिए उस पर किसान ने खेती की और गेहूं उस पर जो है पैदा किए और ऐसे में कुछ गेहूं भी रेंट के साथ दे दिया जाता है। तो अगर रेंट रिसीव होता है इन काइंड तो स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम, तो तब भी यह क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। तो मिस्टर एक्स है जिन्होंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड रेंट पर दी और इसके बदले में उन्हें जो फसल तैयार हुई, 2 लाख रुपए की फसल दे दी गई, मान लीजिए गेहूं है, चावल है, दाल है, इन दिस केस रुपीज 2 लाख शैल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो ये क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड है, रेंट पर दी गई है और ऐसे में जो टेनेंट है वह टाइम पर रेंट पे नहीं कर पाता है और इसके लिए ओनर के द्वारा जो डिले है उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि जो रेंटल इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और जो इंटरेस्ट चार्ज किया है फॉर डिले पेमेंट वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इफ rent to be received has not been received in time and accordingly interest has been received, such interest shall not be considered to be agriculture income, rather it is income under the head other sources। तो ओनर के द्वारा जो भी रेंटल इनकम पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फॉर डिले पेमेंट, तो इन दैट सिचुएशन जो इंटरेस्ट होगा वो अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा, ना कि वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। और अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे में जो भी इनकम इस एग्रीकल्चर लैंड से रिसीव होगी तो इन दैट सिचुएशन ये फुल्ली टैक्सेबल होगी, क्योंकि सेक्शन 10 में कहा गया है कि जो आपकी लैंड है वो इन इंडिया, अगर वो इन इंडिया है तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे में कोई भी रेंट, कोई भी रेवेन्यू अगर आप इस एग्रीकल्चर लैंड से रिसीव करते हैं तो इन दैट सिचुएशन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इफ द एग्रीकल्चर लैंड इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है इंडिया में सिचुएटेड है तो ऐसे में ये इनकम एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10। उसके बाद सब क्लोज बी के अंदर बेसिकली बताया गया है। सब क्लोज ए के अंदर हमने देखा जो रेंट है, जो रिवेन्यू है रिसीव होता है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर लैंड, वो एग्जम्प्ट होता है। सब क्लोज बी के अंदर बताया गया एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, तो इस लैंड पर अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते हैं तो ऐसे में ये जो लैंड है इससे जो भी आपको रिवेन्यू रिसीव होगा, जो भी इनकम रिसीव होगी, ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सेकेंडली बताया गया द परफॉर्मेंस बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised or received by him fit to be taken to the market।
तो यहाँ पर बेसिकली कहा गया है कि एग्रीकल्चर लैंड पर जो आप एक्टिविटीज करते हैं और एज ए रिजल्ट जो भी थिंग्स, जो भी वस्तु वहां पर पैदा होती है और उसको आप चेंज करते हैं, किस लिए? ताकि आप उसको मार्केट में ले जाकर बेच सके। मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं गेहूं की, चावल की, तो इन दैट सिचुएशन वो जब खेत के अंदर जो फसल पैदा होती है, जो फसल बनती है, आप उसको डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते। उसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं उसको मार्केट में ले जाने के लिए, ताकि वो मार्केट के अंदर बेची जा सके। तो ऐसे में वो जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो भी क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मानी जाएगी, और एज ए रिजल्ट जो भी इनकम रिसीव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। थर्ड बताया गया, द सेल बाय ए कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन ए प्रोसेस ऑफ नेचर डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ 2 ऑफ दिस सब क्लोज। तो बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि जो भी रिजल्ट होगा ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, आप उन पर कोई प्रोसेस अप्लाई नहीं करेंगे सिवाय उन प्रोसेसेस के जो सब क्लोज 2 के अंदर बताई गई है। तो दैट मीन्स यहाँ पर बेसिकली पॉइंट नंबर 2 में जो एक्टिविटीज बताई गई है, जो आप परफॉर्म करते हैं उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने के लिए, तो वो एक्टिविटीज आपकी अलाउड होंगी। उनके अलावा और कोई एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो वो अलाउड नहीं होंगी और वो टैक्सेबल होंगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स के अंदर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट्स की कुछ जजमेंट है, जैसे कि राजा बिनोय कुमार साहस रॉय वर्सेस CIT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसके अंदर काफी डिटेल्ड में बताया गया है कि किस एक्टिविटीज को एग्रीकल्चर माना जाएगा। तो बेसिकली अगर आप कुछ बेसिक जानकारी रखते हैं, बेसिक नॉलेज रखते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो कुछ एक्टिविटीज होती है जैसे प्लोइंग ऑफ लैंड, जिसमें आप लैंड को, भूमि को जोतते हैं, भूमि को बेसिकली जमीन को इस योग्य बनाते हैं कि उस पर खेती की जा सके। तो जैसे कि आप यहाँ पर इमेज के अंदर भी देख पा रहे हैं, ये जो व्यक्ति है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर जो है इस जमीन को जोतने योग्य, उस पर कृषि की जा सके इस योग्य बना रहा है। तो ऐसे में ये जो एक्टिविटी है, ये कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी। उसके बाद आप उस पर बीज डालते हैं, बीज बोते हैं, जिसके बाद आप क्या करते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे में सोइंग ऑफ सीड्स, जिसे बुवाई कहा जाता है, वो भी क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। उसके बाद आप प्लांटिंग करते हैं, डायरेक्टली कोई पौधा है जिसको आप जमीन में उगाते हैं, या फिर इस तरह के कोई भी ऑपरेशंस हैं जो आप जमीन पर करते हैं, वो क्या माने जाएंगे? एग्रीकल्चर माने जाएंगे। उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं। बेसिक ऑपरेशंस के बाद कुछ आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि वीडिंग, डिगिंग। मान लीजिए आपको कोई जमीन खोदना है, जमीन के अंदर कुछ आपको जो है बीज वगैरह डालने हैं। वाटरिंग ऑफ प्लांट, पौधों में आप पानी देते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। यूजिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का आप यूज करते हैं, खाद वगैरह का आप यूज करते हैं। और प्रूनिंग, बेसिकली कई बार फसल के अंदर कुछ अननेसेसरी जो है प्लांट्स जो है ग्रो कर जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, उनको आप डिस्ट्रॉय करते हैं। हार्वेस्टिंग, कटाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गेहूं की फसल जब रेडी होती है, चावल की फसल जब रेडी होती है, तो उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उसको, उसके अंदर थ्रेशरिंग, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जिसके जरिए उसको मार्केट में बेचा जा सके। जो गेहूं की जो फसल होती है उसको आप डायरेक्टली जो है नहीं बेच सकते हैं मार्केट में जाकर। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो गेहूं की फसल है, आप इनको डायरेक्टली मार्केट में ऐसे नहीं बेचते। इसके लिए आप क्या करते हैं? थ्रेशरिंग करते हैं, और थ्रेशरिंग के जरिए इनमें से जो गेहूं है उनको निकालते हैं और फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो these are the basic and subsequent operations. It will be considered to be agriculture income even if
व्हाट इज प्रोड्यूस इज नॉट फूड ग्रेन्स। तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि बहुत बार ऐसा होता है आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के बाद हो सकता है जो प्रोड्यूस बनता है, जो प्रोड्यूस निकलता है वो फूड ग्रेन ना हो, वो अनाज ना हो। फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी है, टी है, स्पाइसेस है, जो मसाले होते हैं, तो ये भले ही फूड ग्रेन नहीं है, लेकिन ये ड्यू टू बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे में इनकी इनकम भी क्या मानी जाएगी, इनकी इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। If a person is growing coffee, tea, spices, etc. through basic and subsequent operations, it will be called agriculture income. If a person is growing commercial crops like cottons, flax, jute, indigo, etc. through basic and subsequent operations, it will be considered to be agriculture income. If a person is growing tree, पेड़ उगाते हैं जैसे साल, शीशम, सांगवान एटसेट्रा फॉर ऑब्टेनिंग टिम्बर, लकड़ी जो है प्राप्त करने के लिए वो पेड़ लगाते हैं, इट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम प्रोवाइडेड दैट देर आर बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। तो मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए जो आपके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं और जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं उनका होना जरूरी है। अगर ये बेसिक और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस नहीं है तो जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक ट्रेडर हूं और मैं किसी किसान से गेहूं खरीदता हूं, या फिर मान लीजिए कोई ऐसी ऐसी वस्तु जिसको मैं खरीदता हूं और खरीदने के बाद उसको ज्यों का त्यों बेच देता हूं, तो वो जो इनकम है, वो जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी बेसिक ऑपरेशन या सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस नहीं किए गए हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं फार्मर से गेहूं खरीदता हूं, चावल खरीदता हूं और उनको प्रॉफिट मार्जिन पर बेच देता हूं, 1 लाख रुपए के मैंने गेहूं खरीदे और उसको मैंने जो है 2,50,000 रुपए में बेच दिया, तो ऐसे में 1,50,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम टैक्स लॉ, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर इनकम उसी व्यक्ति के हाथ में मानी जाएगी जिसने वो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं। Marketing operations, marketing processes. Sometimes a cultivator may not get the ready market to sell the crop in the form in which it was grown. तो जैसी फसल पैदा होती है बहुत बार ऐसा होता है आप उनको डायरेक्टली मार्केट में जाकर नहीं बेच सकते, rather some essential process are required to be carried out. आपको उन पर कुछ जरूरी प्रोसेस अप्लाई करनी होती है जिसके बाद ही आप उनको मार्केट में बेच सकते हैं। तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो इनकम शैल कंटिन्यू टू बी एग्रीकल्चर इनकम। तो थ्रेशिंग इज डन इन केस ऑफ व्हीट क्रॉप। तो जो आपके गेहूं होते हैं उनको कटाई के बाद थ्रेशिंग की जाती है टू रेंडर इट फिट फॉर सेल, जिसमें से गेहूं निकलते हैं और आप उसको मार्केट में जाकर बेच सकते हैं। सेम वे में जो टोबैको लीव्स होते हैं दे आर ड्राइड टू मेक देम फिट, उनको सुखाया जाता है। इन ऑल सच केसेस इट विल कंटिन्यू टू बी एग्रीकल्चर इनकम। इसके अलावा कुछ इनकम ऐसी होती है जिनको आप जनरली एग्रीकल्चर इनकम मान लेते हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती है। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। तो अगर आप पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, तो ये जो सब एक्टिविटीज हैं ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएंगी। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोइंग इन ए नर्सरी। तो एक नर्सरी के अंदर जब डायरेक्टली बीज के जरिए या सीधा पौधों के जरिए जो नर्सरी के अंदर लगाए जाते हैं वो एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये आपको ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर लैंड की आप सेल करते हैं तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। रेंट रिसीव्ड फॉर लेटिंग आउट एग्रीकल्चर लैंड फॉर ए मूवी शूटिंग शैल नॉट कंसीडर टू बी एग्रीकल्चर इनकम। आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और उसको आपने मूवी शूट करने के लिए किसी को रेंट पर दे दिया, तो ऐसे में वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो मैंने बेसिकली आपको बताया एग्रीकल्चर इनकम वही मानी जाएगी जब उस एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस और कुछ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए जाते हैं रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। तो ऐसे में ये आपको ध्यान रखना है, जब तक बेसिक ऑपरेशंस और सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इंक्लूड्स नहीं होंगे उस एग्रीकल्चर लैंड पर, तब तक वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी।
उसके बाद हम बात करते हैं क्लोज नंबर सी की। तो अभी तक हमने देखा, अगर किसी लैंड को रेंट पर दिया जाता है जिस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है और वह लैंड इंडिया में सिचुएटेड है, तो ऐसे में उस पर जो भी इनकम अराइज होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और वो टैक्सेबल नहीं होगी। सेम वे में हमने क्लोज सब क्लोज बी के अंदर देखा कि अगर कोई इनकम अराइज होती है ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो ऐसे में वो भी जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद क्लोज सी में बेसिकली बात की गई है, अगर कोई बिल्डिंग जो कि लैंड पर सिचुएटेड है या फिर जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जा रही है उसके दायरे के अंदर है, तो ऐसे में उस बिल्डिंग को भी अगर रेंट पर दिया जाता है तो वह रेंटल इनकम भी जो है एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स नहीं देना होगा। तो बेसिकली जनरली हमने देखा कि अगर हम किसी बिल्डिंग को रेंट पर देते हैं तो वो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर कोई बिल्डिंग जिसको रेंट पर दिया जा रहा है उसको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है उस बिल्डिंग को, अब बात आती है कि बिल्डिंग को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। तो जनरली आप देखते हैं कि जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको स्टोर करने के लिए एज स्टोरेज यूज किया जा सकता है बिल्डिंग को, तो ऐसे में अगर कोई बिल्डिंग दी जा रही है फॉर द स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इन दैट सिचुएशन जो रेंटल्स होगा वो भी एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम एनी बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट, तो जो रेंट रिसीव कर रहा है of any such land or occupied by the cultivator or the receiver of rent in kind of any land with respect to which or the produce of which any process mentioned in paragraph 2 and 3 of subclause B is carried on। तो बेसिकली कोई भी प्रोड्यूस जिसके अंदर हमने सबक्लोज बी के बारे के तहत बात की थी वो प्रोड्यूस अगर इस बिल्डिंग में रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, तो प्रोवाइडेड दैट द बिल्डिंग इज ओन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, तो जो बिल्डिंग होनी चाहिए वो उसी लैंड पर होनी चाहिए या उस लैंड के बिल्कुल पास होनी चाहिए, and is a building which the receiver of the rent or the receiver of rent in kind by reason of his connection with the land requires as a dwelling house or as a store house। तो बेसिकली जो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको स्टोर करने के लिए इस बिल्डिंग का यूज होना चाहिए। सेकेंडली ये जो बिल्डिंग है ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं आनी चाहिए और म्यूनिसिपैलिटी के कुछ किलोमीटर्स का दायरा स्पेसिफाई किया उस दायरे में भी नहीं आनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक रूरल लैंड होनी चाहिए। अगर ये रूरल लैंड है दैट मीन्स किसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं है, तो ही अगर वहां पर जो बिल्डिंग है उसको आप जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए रेंट पर देते हैं तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और एग्जम्प्ट होगी। अगर ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे के अंदर है तो ऐसे में ये जो इनकम है एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी और ये टैक्सेबल होगी। तो ऐसे में सबसे पहले हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं। इफ एनी बिल्डिंग इज in the agricultural field or is very near to the agricultural field and it is being used for storing agriculture produce or for storing agriculture implements or it is being used as dwelling unit by the farmer himself, such building is called farm building। तो बेसिकली ये फार्म बिल्डिंग कहलाती है और जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो इसको रहने के लिए यूज करते हैं या फिर इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है स्टोर करते हैं या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे कि खाद है, बीज है, उनको रखने के लिए यूज करते हैं। तो रेंटल इनकम शैल बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड इट विल नॉट बी टैक्सेबल। लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। जो लैंड है वो सब्जेक्ट टू लैंड रिवेन्यू, तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर लैंड्स होती हैं वो लैंड रिवेन्यू उन पर एप्लीकेबल होता है और इट इज सब्जेक्ट टू ए लोकल रेट एसेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, और उस पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। और वेयर द लैंड इज नॉट सो एसेस्ड, अगर मान लीजिए वो लैंड रिवेन्यू के तहत नहीं आती है तो ऐसे में ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी सिचुएटेड इन एनी एरिया as comprised within the jurisdiction of a municipality which has a population not less than 10,000। तो that means कोई भी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जिसकी
पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा है, अगर उस एरिया में ये लैंड है तो यह जो रेंटल इनकम है एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, यह टैक्सेबल होगी। हाँ, अगर किसी ऐसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो ऐसे में यह जो है रेंटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। बट जनरली आप देखते हैं प्रैक्टिकलिटी, जहाँ पर भी म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड होता है वहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा ही होती है। और मान लीजिए ये किसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं है, लेकिन उस म्यूनिसिपैलिटी के बियॉन्ड है, उस म्यूनिसिपैलिटी के बाहर है, लेकिन ऐसे में भी बताया गया कि उस म्यूनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड के अगर 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक है, तो भी ऐसे में ये जो लैंड है ये फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी और इस पर जो रेंटल इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी। अगर उस म्यूनिसिपैलिटी के 6 किलोमीटर दायरे के अंदर है और उस 6 किलोमीटर के दायरे की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख तक है, तो भी ऐसे में यह फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी और रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। अगर म्यूनिसिपैलिटी के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर है और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो ऐसे में जो है यह फार्म बिल्डिंग जो है नहीं मानी जाएगी और ये टैक्सेबल होगी। तो बेसिकली आपको देखना है कि जो म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि 2 किलोमीटर का दायरा एप्लीकेबल होगा या फिर 6 किलोमीटर का दायरा एप्लीकेबल होगा या फिर 8 किलोमीटर का दायरा एप्लीकेबल होगा। अगर म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर तक के अंदर नहीं होनी चाहिए वो लैंड। अगर म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख तक है, तो 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर नहीं होनी चाहिए। और अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख तक है, तो 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो लैंड नहीं होनी चाहिए। अगर वो इन एरियाज़ के अंदर आ जाती है तो ऐसे में वो फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी और रेंटल इनकम टैक्सेबल होगी। और ये जो पॉपुलेशन है ये अकॉर्डिंग टू द प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द प्रीवियस फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग आप इसको देख रहे हैं उससे जस्ट पहले जो भी आपका सेंसस, जो भी जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंगली ये पॉपुलेशन जो है वो चेक की जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई बिल्डिंग रेंट पर देते हैं और यह जो बिल्डिंग है यह एग्रीकल्चर फील्ड पर है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के बिल्कुल नज़दीक है, पास में है, और ऐसे में किसी म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में नहीं होनी चाहिए। अगर ये म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में आती है तो ये फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी, इसका रेंट टैक्सेबल होगा। अगर ये म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे से बाहर है तो ऐसे में फार्म बिल्डिंग मानी जाएगी और जो रेंटल इनकम होगी वो एग्जम्प्ट होगी। एक बात और ध्यान रखनी है, म्यूनिसिपैलिटी के दायरे में अगर ये नहीं है तो भी ऐसे में आपको चेक करना होगा कि जो दायरा है वो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर बताया गया है, तो उस दायरे में भी ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एरिया है ए और इस एरिया की जो म्यूनिसिपैलिटी की जो लिमिट्स है वो 1 किलोमीटर है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 9,000 है। तो ऐसे में ये जो बिल्डिंग है ये फार्म बिल्डिंग मानी जाएगी और इसकी इनकम जो है एग्जम्प्ट रहेगी। तो यहाँ पर यस, वुड इनकम ड्राइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस एरिया टू बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि हमने कहा था कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के दायरे के अंदर है और म्यूनिसिपैलिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है तो ही वो फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी। एरिया बी है जो कि म्यूनिसिपल कमेटी के 1.5 किलोमीटर्स के अंदर है और वहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, तो ऐसे में हमने देखा था कि 2 किलोमीटर के दायरे तक अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है, 1 लाख तक है, तो वो फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी, ऐसे में आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एरिया सी दिया गया है जो 2 किलोमीटर के अंदर है और यहाँ की पॉपुलेशन 11 लाख है, तो ऐसे में एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज़्यादा है और ऐसे में जो 6 किलोमीटर तक का दायरा है उसके अंदर आपको जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख तक की जो है अलाउ की जाती है और यहाँ पर 8 किलोमीटर का दायरा आपका एप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में 8 किलोमीटर के अंदर आ जाता है तो यह फार्म बिल्डिंग नहीं मानी जाएगी और एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। डी एरिया दिया गया है जो 3 किलोमीटर के अंदर है और 3 किलोमीटर के अंदर है, पॉपुलेशन है 80,000, जबकि जो आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए वो पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए और 10 लाख तक होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपको एग्जम्पशन मिल जाती है इसको फॉर्म बिल्डिंग माना जाएगा।
तो अकॉर्डिंगली बेसिकली आपको ये चेक करना है कि म्युनिसिपल कमेटी के कितने किलोमीटर के दायरे के अंदर है और उस दायरे के अंदर कितनी पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो यह आपको टेबल दी गई है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो फार्म बिल्डिंग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। उसके अलावा अगर कोई ऐसी कंपनी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करती है, एग्रीकल्चर इनकम अर्न करती है, लेकिन ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो ऐसे में शेयर होल्डर्स को जितना डिविडेंड मिलेगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा एंड इट शैल बी टैक्सेबल एज डिविडेंड इनकम इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स। इफ एनी शेयर होल्डर हैज रिसीव्ड dividend from a company having income from agricultural activities, such income shall not be considered to be agriculture income, rather it will be considered to be dividend income. Such dividend income shall be taxable in the hand of shareholder in under the head other sources. If any foreign company is doing agriculture, its agriculture income in India shall also be exempt, and if the company has paid dividend, it will be taxable in the hand of shareholder. तो कंपनीज के हाथ में जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट रहेगी, शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड होगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा एंड इट विल बी टैक्सेबल। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर इनकम जो है अर्न करती है और अपने पार्टनर्स को सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, रेम्यूनरेशन देती है, तो ऐसे में कहा गया कि एग्रीकल्चर इनकम पार्टनरशिप फर्म के हैंड में एग्जेम्प्ट रहेगी और जो पार्टनर्स है उनके हाथ में भी जो सैलरी और इंटरेस्ट इनकम होगी वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और ये जो है एग्जम्प्ट रहेगी। हमने देखा था कि पार्टनर्स को जो सैलरी और इंटरेस्ट मिलता है वो बिजनेस या प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है, उसको सैलरी नहीं माना जाता क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच जो है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल जो है नेचर रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर कहा गया कि जो एग्रीकल्चर इनकम होगी इन द हैंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें से अगर कोई सैलरी या इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को, it will also be exempt in the hand of partners. If any partnership firm has agriculture income, it will be exempt from income tax, and if partnership firm has paid any salary interest to the partner, it will be considered to be agriculture income to the partners. उसके अलावा सैलरी इंटरेस्ट के अलावा जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो वैसे भी एग्जेम्प्ट रहता है पार्टनर्स के हैंड में। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ एनी पार्टनर हैज रिसीव्ड एनी शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट विल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लोज 2A एंड इट डू नॉट मैटर वेदर पार्टनरशिप फर्म हैज एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। हालांकि जब हम पार्टनरशिप फर्म का टैक्सेशन डिस्कस करेंगे वहां पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको फिलहाल मेन याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट मिलता है पार्टनर को वो एग्जम्प्ट रहता है इन द हैंड ऑफ पार्टनर। इफ पार्टनरशिप फर्म हैज नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अगर जो पार्टनरशिप फर्म की इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो ऐसे में जो भी सैलरी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स एज बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम एज पर सेक्शन 28 एंड शैल बी टैक्सेबल अकॉर्डिंगली इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, मिस्टर एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो पार्टनर है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है, दैट मीन्स 50-50% की प्रॉफिट शेयरिंग है एंड द फर्म हैज एग्रीकल्चर इनकम रुपीज 300 लैक्स। तो ऐसे में 300 लैक्स की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जेम्प्ट रहेगी इन द हैंड ऑफ एक्स वाई पार्टनरशिप फर्म विदाउट डेबिटिंग सैलरी और इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। द फर्म हैज पेड सैलरी ऑफ रुपीज 8 लाख टू ईच ऑफ द पार्टनर्स। तो दोनों ही पार्टनर्स को 8 लाख रुपीज की सैलरी दी गई है, साथ ही इंटरेस्ट दिया गया है 4 लाख रुपीज ईच। मिस्टर एक्स को भी 4 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिला है और मिस्टर वाई को भी 4 लाख रुपीज का इंटरेस्ट मिला है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है 6 लाख रुपीज इन केस ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के केस में हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 7 लाख रुपीज। हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है फर्म्स की एज वेल एज पार्टनर्स की। तो ऐसे में पार्टनरशिप फर्म के एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 1 और यहाँ पर पार्शियल इंटीग्रेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की नॉन एग्रीकल्चर इनकम नहीं है और वैसे भी पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के केस में पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं मिस्टर एक्स की। तो मिस्टर एक्स को पार्टनरशिप फर्म से 8 लाख रुपए की सैलरी और 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ये ट्रीट किया जाएगा एज एग्रीकल्चर इनकम। तो इसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रही है। तो ऐसे में पार्टनर्स के हैंड में भी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम रहेगी।
इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी है 6 लाख रुपीज, तो यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद ये 6 लाख रुपए की इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में है। तो यहाँ पर अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 6 लाख रुपए, एग्रीकल्चर इनकम है 12 लाख रुपए। तो एज वी डिस्कस्ड पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 लाख प्लस 12 लाख 18 लाख पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद स्टेप 2 के अंदर जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करने के बाद हमारा टैक्स पेबल आ जाता है 1,05,000 रुपीज, जिस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल इनकम जो है हमारी 5 लाख से ज्यादा है। तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 1,09,200 रुपीज इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स। अब बात करते हैं मिस्टर वाई की। तो मिस्टर वाई की हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 7 लाख रुपीज और एग्रीकल्चर इनकम है 8 लाख रुपए की सैलरी और 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है पार्टनरशिप फॉर्म से, जो कि एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है। तो इन दैट सिचुएशन पार्शियल इंटीग्रेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। तो हम जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम 19 लाख रुपीज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पर जो है हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और स्टेप 1 में से स्टेप 2 लेस करने के बाद हमारा आ जाता है इनकम टैक्स पेबल 1,35,000 रुपीज। इस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे 4%, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 1,44,000 रुपीज। और यहाँ पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउ नहीं होगी। और प्रॉफिट शेयर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट्स मिलेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 क्लोज टू ए। अब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म के हाथ में ये जो इनकम थी एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम थी। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा? तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट था 300 लाख रुपीज। इसमें से हम सैलरी और इंटरेस्ट लेस कर देते हैं। तो सैलरी दी गई थी 8 लाख रुपीज ईच, 16,000 रुपीज, और इंटरेस्ट दिया गया था 4 लाख रुपीज ईच, दैट इज 8 लाख रुपीज। तो टोटल हो जाता है 24 लाख। तो हमारा इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन आ जाता है 2,76 लाख। और इस पर हम 30% के अकॉर्डिंग जो है टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो हमारा 82,80,000 रुपीज का जो है टैक्स आ जाता है। और यहाँ पर हम सरचार्ज अप्लाई करेंगे क्योंकि इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो 12% का सरचार्ज अप्लाई होगा इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर 9,93,600 रुपीज का सरचार्ज रहेगा। तो यहाँ पर टोटल टैक्स आ जाता है 92,73,600 रुपीज, जिस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे 4%। टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 96,44,544 रुपीज, जिसको हम राउंड ऑफ करने के बाद पे कर देंगे। अब बात करते हैं मिस्टर एक्स के हाथ में क्या होगा। तो मिस्टर एक्स को यहाँ पर सैलरी और इंटरेस्ट मिला है 12 लाख रुपीज का, 8 लाख रुपीज सैलरी और 4 लाख रुपीज इंटरेस्ट, जो कि टैक्सेबल होगा अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन जो इनकम होगी पार्टनर्स के हैंड में वो बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है 6 लाख रुपीज, तो कोई भी एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पर नहीं है, पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगा। 18 लाख रुपीज पर हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे और 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे। तो हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 3,66,600 रुपीज फॉर मिस्टर एक्स। और उसके बाद मिस्टर वाई की अगर हम बात करें तो बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है 12 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज सैलरी, 4 लाख रुपीज इंटरेस्ट, और जो कि बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम है 7 लाख रुपीज और हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है 19 लाख रुपीज। डिडक्शन कोई नहीं है तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है 19 लाख रुपीज और 19 लाख रुपीज पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स बन जाता है 3,82,500 रुपीज, जिस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे 15,300 रुपीज और हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 3,97,800 रुपीज इन केस ऑफ मिस्टर वाई। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पार्टनरशिप फर्म्स के केस में आप कैसे इनकम कंप्यूट करेंगे, कैसे टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। हालांकि बिजनेस प्रोफेशन हेड में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आई होप आपको एग्रीकल्चर इनकम पार्शियल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग जो है काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो प्लीज़ जो है आप ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं।